बात 1981 की है, 1981। बाड़मेर राजस्थान में एक जगह है, बहुत ही खूबसूरत, हालांकि गर्मी में गर्म ज़्यादा रहता है। तो इसी बाड़मेर में एक लड़की रहा करती थी। ये वो दौर था, बल्कि आज भी बहुत सारे इलाकों में है, जहाँ बाल विवाह हो जाता है। तो उसी दौर में 1981 में एक लड़की की शादी हो गई और उस वक्त उसकी उम्र थी 13 साल। शादी के बाद लड़की वापस तमाम रस्मों के बाद घर लौट आई, क्योंकि एक परंपरा है, जब बाल विवाह होता है या कम उम्र में शादी होती है तो फिर लड़कियों को ससुराल नहीं भेजा जाता, उसका गौना बाद में करते हैं। गौना एक शब्द है जो सारे लोग जानते होंगे। गौना का मतलब होता है कि एक लड़की को जब शादी के बाद उसके ससुराल विदा किया जाता है तब कहते हैं कि गौना हो गया। शादी पहले कर लेते हैं बचपन में ही, लेकिन वो जब बालिग हो जाती है, बड़ी हो जाती है, तो फिर उसका गौना कर दिया जाता है। तो अमूमन गौना 18 साल की उम्र के बाद कर देते हैं। तो बाड़मेर में रहने वाली इस लड़की की शादी 1981 में हुई। शादी के बाद 4 साल बीत गए, अब वो 13 से 17 साल की हो गई। अब भी साल भर बाकी है उसके गौने में। एक रोज अचानक शाम का वक्त करीब 7-8 बज रहे थे। ये वो दौर था जब इस दूर दराज इलाके में बाड़मेर और उधर जोधपुर लाइट नहीं हुआ करती थी। लाइट चली जाया करती थी, दिन भर में 2-4 घंटे के लिए लाइट आया करती थी, और वहाँ रहने वाले तमाम लोग इसके आदी भी हो चुके थे। तो गांव में अंधेरा था। अचानक उस लड़की के घर पर दस्तक होती है। एक नौजवान दस्तक देता है। घर की औरतें दरवाज़ा खोलती हैं। एक अजनबी को देखकर चौंक उठती हैं। घर में उस वक्त कोई पुरुष नहीं था, सभी किसी काम से बाहर गए हुए थे। तो पूछती हैं कि भाई आप कौन हैं, यहाँ कैसे आए? तो नौजवान बड़ा शर्माते हुए कहता है कि जी मैं जमाई राजा हूँ, आपका दामाद। अब वो सारी महिलाएं फौरन से पका गई और शर्मिंदा भी हो रही हैं कि देखो यार, मैं अपने दामाद को ही नहीं पहचान पाई। अच्छा, पहचानती भी कैसे? ये जो पूरा इलाका है और जहाँ शादी की जैसे रस्में होती हैं आज भी है, वहाँ तमाम महिलाएं घूंघट में होती हैं, लंबी लंबी घूंघट होती है। जब दूल्हा दुल्हन के सारे फेरे तमाम रस्में होती हैं शादी की, तब भी दुल्हन पूरी तरह से उसका घूंघट होता है। इवन दुल्हन के माँ, बाकी जितनी महिलाएं होती हैं सब घूंघट में होती हैं। तो उस घूंघट में दूल्हे का चेहरा भी नहीं देख पाती। तब वो अजनबी दरवाजे पर खड़ा है और वो कह रहा है कि मैं आपका दामाद हूँ। महिला तमाम जो घर की थी, दुल्हन की माँ और बाकी बहनें, वो शर्मिंदा और शर्मा गई कि देखो घर के दामाद को नहीं पहचानी, बड़ी बेइज्जती है। खैर उन्होंने बड़ी माफ़ी मांगी, उसके बाद बड़ी इज्जत से उसको अंदर बुलाया। अब दामाद है तो हमारे यहाँ तो दामाद की बहुत खातिरदारी होती है। अब उसकी पूरी खातिरदारी हुई। शादी के 4 साल बाद दामाद घर आया था पहली बार। फिर उसने पूछा बाकी लोग कहाँ हैं? उन्होंने कहा सब काम के सिलसिले में गए हैं। तो उसने बताया कि मैं भी किसी काम के सिलसिले में जा रहा था, रास्ते में ससुराल आया तो मैंने कहा आप लोगों को प्रणाम और नमस्कार करता हुआ चल चलो। तो उन्होंने कहा अब रात हो गई है, तुम कहाँ जाओगे दामाद जी? यहीं रुक जाओ। उन्होंने कहा ठीक है, मैं सुबह चला जाऊँगा। उसके बाद अब उन्होंने कमरा वमरा तैयार किया और फिर उसकी दुल्हन को कहा कि जाओ अपने दूल्हा का ख्याल रखो। और इसके बाद रात बीत गई, सुबह हुई। अब सुबह हुई तो घर में तमाम लोग दामाद साहब के लिए बेहतरीन नाश्ता बनाने में लगे हुए हैं। उधर दुल्हन उठी, आई, अब देखती है कि दूल्हा कहाँ है। घर वाले देखते हैं भैया कहाँ है? जमाई जी बोलो नाश्ता वास्ता रेडी है। तो पता चला कि पहले शायद घर के बाहर टहलने निकल गए होंगे और ढूंढ रहे हैं, कहीं वो मिला नहीं। सुबह से दोपहर हो गई, शाम हो गई। अब घर वालों को बड़ा अजीब और ये भी लग रहा है कि हमारी खातिर में कोई कमी तो नहीं रहेगी, कि दामाद जी नाराज़ होकर चले गए। लेकिन खैर बात आई गई होगी। शाम होते होते लेकिन अचानक वो लड़की कहती है मम्मी मुझे मेरे गहने थे शादी में जो दिए थे वो कमरे में नहीं है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने गहने क्यों निकाले? उसने कहा जब वो रात आए तो उन्होंने कहा कि तुम ज़रा अपने गहने में ज़रा सच संवर कर आओ। तो मैंने पहने, उन्होंने देखे, उन्होंने कहा नहीं ये तुम्हारे छोटे हैं, ये पुराने साइज़ हो गए हैं, ये पुरानी डिज़ाइन है, एक काम करो इसको पैक कर दो, मैं इसको नया तुम्हारे लिए बना दूंगा। तो पैक करके उन्होंने वहीं पर रखवा दिया। सुबह मैं उठी तो वहाँ पर तो अपनी जगह पर है नहीं और मेरे पतिदेव भी गायब है। अब घर की औरतों को लगा कि ये क्या चक्कर है। फिर भी उन्हें लगा कि शायद दूल्हा है, गहना उसी ने दिया, बनवा देगा, नया ले आएगा, साइज़ ठीक करा देगा। बट उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसके बाद 2-4 दिन बीत जाता है। घर के पुरुष घर में लौट आते हैं। जब वो लौटते हैं तो उनके साथ एक और शख्स होता है। घर में वो दाखिल होते हैं, उसके बाद बोलते हैं वो घर का जो मुखिया अपनी पत्नी से, किधर आओ, पहचानो इनको कौन है। तो अब सब देख रहे हैं कौन है भाई। अब वो पत्नी भी सामने खड़ी हुई है, उनकी बेटी। तो कहते हैं पहचानो। सब अजनबी को देख के पहचान नहीं पाए। उन्होंने कहा तुमने पहचाना नहीं, ये हमारे दामाद जी हैं। मैं जहाँ गया था वहाँ ये मिले, हमसे बातचीत हुई, फिर मैंने कहा कि चलिए आप घर भी चलिए। अब जैसे ही वो अपने पति के मुंह से सुन रहे कि सामने दामाद जी खड़े हुए, पूरे घर के पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि 4 दिन पहले जो शख्स आया था अपने आप को दामाद बता रहा था, फिर वो कौन था। अब ये बात ऐसी थी कि ना बताने बने और ना छुपाते बने, क्योंकि एक शख्स आया और रात को दामाद बनकर घर में रुका, सुबह निकल गया, गहने भी ले गया। 4 दिन बाद अब असली दामाद घर में है
और खुद घर के पुरुष उसको लेकर आ रहे हैं। अब वो करें तो क्या करें। खैर उन्होंने दामाद की खातिर वातिर की। वो दामाद जेन्युइन था, सीधा साधा था, थोड़ी देर रुका और फिर दिन में ही चला गया वापस। दामाद से कोई जिक्र नहीं किया। जाने के बाद अब घर वालों ने आपस में बात की और उन्होंने कहा ऐसी ऐसी बात थी, 4 दिन पहले एक और जमाई राजा आए थे। अब घर के पुरुष भी हैरान और परेशान। फिर ये हुआ कि क्या, तो उन्होंने कहा भाई हमें लगा दामाद है तो हमने तो कमरे में भेज दिया बेटी के साथ और वो सुबह गया है। अब तमाम बातें, बात मर्यादा की, इज्जत की और गहने गायब। अब ये हुआ कि क्या किया जाए, तो पुलिस में कंप्लेंट करें। तो गहने की चोरी का मामला तो ठीक है, बट वो कैसे बताएं कि पूरी रात वो जमाई बेटी के साथ घर के अंदर था कमरे में। तो पूरे महल्ले में, यहाँ तक कि ससुराल में फिर बात पहुँचेगी, रिश्ता टूट जाएगा, शादी टूट जाएगी। और हमारे यहाँ इज्जत और ये सारी चीज़ें सबसे ऊपर होती हैं। तो क्या करें। घर वालों ने कहा कि खामोशी अख्तियार कर लो, कोई रिपोर्ट लिखाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। और इसीलिए इस कहानी में मैंने उस लड़की और लड़के का नाम नहीं दिया। ये बात आई गई हो गई, कुछ वक्त बीता। इसी बाड़मेर के कुछ दूरी पर एक घर में ऐसी एक घटना होती है। एक नौजवान शाम को पहुंचता है और कहता है कि घर वाले दस्तक देते हैं। उस दिन भी घर में कोई पुरुष नहीं और लोग कहते हैं आप कौन, तो कहता है जी मैं आपका दामाद हूँ। घर वाले शर्मिंदा की पहचान नहीं पाए, वही घूंघट, बाल विवाह, वो सारी चीज़ें और लाइट का ना होना। तो उसकी बड़ी खातिर करते हैं। खातिरदारी के बाद वो फिर अपनी बेटी के साथ कमरे में भेज देते हैं। वहाँ वो रात को रुकता है और सुबह गायब। सुबह बेटी कहानी बताती है कि उसने कहा था कि तुम्हारे गहने वहने कहाँ पहन लो। फिर चेक किया तो बोला ये कुछ छोटे हैं, ये डिज़ाइन ख़राब है, ये टेढ़ा है, तो मैं इसको ठीक करा देता हूँ क्योंकि मेरी पत्नी अच्छे गहने पहने। और वो सुबह दामाद भी गायब और वो भी गायब। अब वो गायब हो गया। इधर होता ये है कि रात को आए, उस पूरे इलाके में रात को लाइट होती नहीं है। घूंघट वाला इशू आपको पहले ही बता दिया। अब ये सारी चीज़ें हो गई। अब इधर हुआ है कि कुछ दिनों के बाद अचानक असली दामाद घर पर आ जाता है, इस घर में भी। अब इस दामाद को कुछ पता नहीं। अब ये दामाद भी जब आया तो घर वाले चौंक उठे कि ये कौन, अभी तो हमारे जमाई राजा 4 दिन पहले गए थे, अब ये नया और ये दोनों अलग। उन्हें भी पता नहीं है कि ये क्या हो रहा है। अब वो हैरान परेशान, लेकिन सच्चाई बताएं भी नहीं कि भैया 4 दिन पहले तो एक और दामाद आया था और रात भर रुका था और सुबह गया है, तो फिर इसमें इज्जत भी जाएगी। तो खैर उन्होंने बड़ी खातिरदारी की अपने उस दामाद के लिए और फिर घर के पुरुष आगे, पुरुषों ने पहचान लिया कि हाँ ये वही है। उसके बाद वो कमरे में, और उस कमरे में रहने के दौरान, और उस दिन जब ये आया था तब सारे पुरुष थे, रात को काम से सब लौट आए थे। तो चूंकि उन लोगों ने घूंघट तो पहना नहीं था तो वो अपने असली दामाद को पहचान गए। तो घर वालों ने संतोष किया कि चलो ठीक है ये आ गया। अब ये हुआ कि उसको भाई दुल्हन के कमरे में भेजा गया। अब इधर इस लड़की को नहीं बताया गया कि तुम्हारा जो 4 दिन पहले जमाई आया था वो फर्जी था और ये जो आया ये असली है। क्योंकि जब दूल्हा आया तो घर के अंदर पर्दा और बाकी सारी कस्टम रस्में, तो उस बेटी को अलग कमरे में रखा गया था, दामाद साहब के सामने नहीं रखा गया। और उसके बाद ये हुआ कि अब किसी को कुछ जिक्र नहीं करना है। अच्छा, दुल्हन भी ऐसी सारी वही घूंघट और ये कि न पति का चेहरा देखा, न पति ने पत्नी का चेहरा देखा। अब रात हुई, कमरे में भेज दिया गया दूल्हे साहब को। दूल्हे साहब पहुंच गए उधर। लड़की अनजान है कि ये मेरा मतलब ये वही वाला पति है या क्या है। वो यही मान के चल रही है कि जो 4 दिन पहले आए वही फिर से आ गए। अब वो कमरे में और बातचीत हो रही है और बातचीत के दौरान अचानक वो पत्नी बोल पड़ती है कि वो उस दिन जो आप गहने ले गए थे क्या ठीक हो गया, बन गया। अब पति परेशान, कहता कौन से गहने, कब? उसने कहा भी जो 4 दिन पहले आप आए थे, आप ले गए थे। तो उसने कहा मैं तो पहली बार आ रहा हूँ शादी के बाद। अब वो पत्नी के परेशान और हैरान होने की बारी। उसने कहा नहीं उस दिन आपको गहने दिए थे, आप ले गए थे। उसने बोला भाई मैं आया ही नहीं था। अब वो पति का भी दिमाग घूमा, वो बाहर निकला, घर के मर्दों से उसने पूछा कि भाई मेरे नाम पर कौन आया। अब जो बात छुपानी थी वो खुल गई। फिर घर वालों ने कहा कि देखिए ऐसा ऐसा हुआ, एक बंदा आया और उसने कहा हम जमाई राजा हैं, हमने घर में पुरुष थे नहीं, महिलाओं ने उसका चेहरा नहीं देखा था घूंघट की वजह से, खुद दुल्हन ने नहीं देखा था और बिजली थी नहीं, लाइट होती नहीं है। वो आया, रुका और सारे गहने लेके चला गया। लेकिन वो दामाद अच्छा इंसान था और शरीफ था। उसने कहा देखिए कि कोई ऐसा एक गैंग होगा या कोई ऐसे ठगी का धंधा कर रहा है, हम खामोश रहेंगे तो न मालूम ऐसी कितने घरों में घुसेगा। तो हमारा फर्ज है एक अच्छे नागरिक होने के नाते कि पुलिस में रिपोर्ट लिखाएं। घर वालों ने कहा लेकिन बेटी की इज्जत। तो उन्होंने कहा ठीक है हम कम से कम गहने की चोरी की तो लिखा सकते हैं, ये ना लिखाएं कि वो रात भर रुका था। घर वाले राजी हो गए। उसके बाद पहली बार बाड़मेर के पुलिस स्टेशन में एक चोर जमाई राजा की रिपोर्ट दर्ज होती है। अब चोर जमाई राजा की रिपोर्ट दर्ज हो गई। इसके कुछ दिन के बाद उसी गांव से कुछ दूरी पर एक और फैमिली आती है और वो भी एक ऐसी रिपोर्ट दर्ज कराती है जो सेम कहानी थी। अब इस कहानी के थोड़े जिक्र हुए गांव पंचायत में
जो पहली कहानी थी, फिर उनके परिवार वालों ने भी जाके कहा कि चलो गहने चोरी का तो मामला दर्ज ही कर लो। लेकिन ये जब चीज़ें हुई तो जो दूसरे घर में इंसिडेंट हुआ था, जिस पति ने पहली बार पहल की थी, उसने कहा नहीं, उस चोर को पकड़ना है और न मालूम कितने घर हैं, लोग इज्जत की वजह से सामने नहीं आ रहे, तो एक काम करो, सिर्फ चोरी का नहीं, उसके ऊपर रेप का भी मामला दर्ज करते हैं, क्योंकि वो उसकी पत्नी के साथ पूरी रात उसका पति बनकर रहा था, जो गलत था। तो अब 2 चोरी और 1 रेप का मुकदमा दर्ज हुआ। अब गांव वाले सारे पुलिस के ऊपर चढ़ गए कि भाई पकड़ो। इत्तेफाक से कुछ वक्त के बाद एक शख्स उसी गांव में संदिग्ध हालत में टहलता हुआ दिखाई दिया और वो गांव के कोने के मकान की तरफ शाम के वक्त कुछ लोगों ने खबर की, पुलिस की टीम पहुंची, उसको उठाया, पूछताछ की। उसने अपना नाम बताया, जिया राम। पुलिस को शक था ही था, उसने उसकी ठुकाई कर दी। ठुकाई की तो उसने सच बोला और उसने एक साथ उस वक्त 3 नहीं 10-12 ऐसे केस के जुर्म को एक्सेप्ट कर लिया। और पुलिस ने पूछा कि अच्छा तुम कैसे करते हो ये सब? फिर उसने कहानी सुनाई। उसने कहा कि मैं भी यहीं जोधपुर के बाहर, जोधपुर और बाड़मेर के करीब के एक गाँव का हूँ। पिता की मौत बचपन में हो गई, माँ ने पाला पोसा। मैंने बहुत सारी शादियाँ अटेंड की और उस वक्त वो एकदम यंग लड़का था, 17-18 साल का। तो उसने कहा कि मैं सारी शादियों में अटेंड कर चुका था और मैंने देखा कि यहाँ जो शादियाँ होती हैं, सारी महिलाएं तो बाल विवाह होती है, घूंघट में होती हैं, फिर गौना होता है और गौना कुछ साल के बाद होता है। इस दौरान में जो कल्चर है कि लड़कियां शादी के बाद ससुराल नहीं जाती, सिर्फ शादी के बाद एक ही बार जाती हैं, कुछ रस्में होती हैं और वो लौट आती हैं। लड़का लड़की को एक साथ रुकने की इजाज़त नहीं दी जाती है। फिर वो लौट आती हैं और मुलाकात नहीं होती। जब लड़की बालिग हो जाए और उसका गौना हो, तब वो अपने पति के पास जाती है और फिर पति के साथ वो रह सकती है। तो इस शादी और गौना के बीच में आमतौर पर 3, 4, 5, 6 साल तक का एक टाइम लग जाता है, जो कि लड़कियाँ कम उम्र की होती हैं। तो उसने कहा कि बहुत ज़्यादातर शादियों में देखी कि न लड़का लड़की का चेहरा देखा है, न लड़की ने लड़के का चेहरा देखा है, न रिश्तेदारों ने दूल्हा का चेहरा देखा, न दुल्हन का देखा होता, क्योंकि सब घूंघट का कल्चर है। तो बड़ा उसी वक्त मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। फिर मैंने देखा कि शादियों में बहुत सारे गहने पहनती हैं महिलाएं। फिर मेरे दिमाग में आया कि ऐसी चोरी करो जिससे लोग लुट भी जाएं और बता भी ना पाएं, क्योंकि बात इज्जत की होगी। तो उसने कहा, तब मेरे दिमाग में आया कि ऐसी लड़कियों को मैं निशाना बनाऊं जिनकी शादी तो हो गई है, गौना नहीं हुआ, और शादी हुए भी करीब कम से कम 1-2 साल या 3 साल हो चुके हों। तो बोला, चूंकि उस इलाके का रहने वाला था, जिस घर से बारात निकलती सब आइडिया होता है। फिर मैं पता करता अपने लेवल पर कि उस लड़की की उम्र क्या है, गौना कब तक होगी। तो जिसमें भी मुझे 4 से 5 साल के बीच गौना का जो वक्त होता पता चलता, तो मैं उन घरों को फिर निशाना बनाने की प्लानिंग शुरू करता। लेकिन उसमें भी खासतौर पर पहले उस घर को जो घर कोने में हुआ करता। ये पहला था साजिश का प्लान। दूसरा, कि इन सारी चीज़ों को करने के बाद मैं इस बात की मतलब उसमें लगा रहता कि इस घर के जो मेल मेंबर हैं, जो पुरुष हैं, वो इस घर से कब बाहर जाएंगे काम पर, या शहर या फिर ज़िला में, या फिर वहाँ से निकलकर दूसरे कस्बे में, और जिस रात वो घर नहीं लौटेंगे उसी रात उनके घर में मुझे दाखिल होना है जमाई राजा बनकर। इसलिए कि जो पुरुष हैं वो अगर रहेंगे तो वो मुझे पहचान जाएंगे, क्योंकि वो घूंघट में है नहीं, वो दूल्हा का चेहरा जानते हैं। महिलाएं घूंघट में होती हैं, वो जानती नहीं। तो फिर मैं सारी चीज़ों की रेकी करता और जिस घर में जिस रात पुरुष नहीं होते मैं वहाँ पहुँच जाता। गाँव में बिजली होती नहीं तो मैं सीधे जाकर कहता, नए कपड़े पहन कर जाता कि मैं आपका दामाद। बीवी तो छोड़िए, सास और बाकी लोग भी नहीं पहचान पाते। फिर मैं कमरे में जाता, बीवी से मीठी मीठी बातें करता और उससे कहता कि तुम्हारे गहने कहाँ हैं, सच और संवर कर रहा हो। फिर कहता कि ये गहने तो यार तुम्हारे छोटे हैं, ढीले हैं, बड़े हैं, अच्छा डिज़ाइन नहीं। और उससे कहता, रखो मैं इससे बेहतर तुमको बनवा के इसको ठीक करा कर देता हूँ। और जब सुबह सब सो रहे होते तो बड़ी खामोशी से उठता और 4 से 5 बजे के दरमियान घर से रफू चक्कर हो जाता। फिर वो बड़े शहर में जाता, वहाँ उन गहनों को बेचता, उस पैसे से ऐश करता। फिर उसके बाद उसके निशाने पर वो सारे शिकार होते जिन जिन की शादी और गौना हुई थी। उसने बाद में, उसको पुलिस ने जब इस सारी चीज़ें मान ली 4-5, उसको गिरफ्तार किया, जेल भेज दिया। लेकिन सिर्फ चोरी का उसके ऊपर मामला साबित हुआ, क्योंकि फिर रेप के मामले में गवाही और बयान इज्जत की वजह से लोग आगे नहीं आए। तो कुछ महीनों में छूट गया। फिर वहाँ से वो दूसरी जगह गया, फिर उसने वारदात करनी शुरू की, फिर पकड़ा गया, फिर तीसरी जगह गया, फिर पकड़ा गया, फिर बाहर आया, फिर करता रहा। 81-2 से उसने ये शुरू किया था और ये सिलसिला 2010 तक चलता रहा। सोचिए, मतलब करीब 30 साल तक। 30 साल तक वो करता रहा। लेकिन कमाल यह कि इन 30 साल में उसने कभी अपने गांव में ये हरकत नहीं की। जब आखिरी बार वो पकड़ा गया, ये 2006 या 7 की बात है, तब उसने, एक इंस्पेक्टर था उसके सामने, एक्सेप्ट किया कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में करीब 250 लड़कियों के सुहाग चुराए, यानी 250 लड़कियों के साथ उनका पति बनकर एक रात उनके कमरे में गुजारी है और फिर उनके गहने सुबह लेकर भाग गया। 250 केसेस।
जब पुलिस से पूछा गया कि अगर इतनी बड़ी तादाद में है तो फिर क्यों नहीं आपने मतलब मामला दर्ज कर इसको लंबी सज़ा हुई, तो पता चला कि ज़्यादातर लोग इज्जत की वजह से सामने नहीं आए। कुछ लोग सामने आए तो सिर्फ गहने की बात, लेकिन फिर धीरे धीरे ऐसी बात हो गई कि अगर कोई गहना चुराने की बात भी रिपोर्ट में लिखा था तो गांव में बातें हो जाती कि गहना नहीं, पक्का इसके घर में भी वो आया था चोर जमाई राजा और इसके साथ भी रात गुजारी। तो गांव में ये चीज़ें तेज़ी से फैलती हैं। माँ बाप, घर के लोग इज्जत की खातिर फिर खामोश होने शुरू हो गए। धीरे धीरे वो गहने चोरी का भी इल्ज़ाम लगाने उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन इसका खौफ ये हुआ कि जब ये बातें फैली तो पूरे जोधपुर और बाड़मेर के उन इलाकों में उसके बाद जब भी कोई दामाद आता, यहाँ तक कि असली दामाद भी अगर आ जाता तो पहले उसकी तस्दीक की जाती, उसको बिठाया जाता, उसके बारे में पूछा जाता, पुरुषों को बुलाया जाता, कहता कि आप शिनाख्त करो, और उसके बाद ही उसे घर के अंदर एंट्री मिलती। ये दहशत थी। 250 सोचिए दुल्हनों को उसने ठगा। 2016 आखिरी बार 2016 में जिया राम की बीमारी से मौत हुई। उसका फेफड़ा खराब हो चुका था और उसके बाद उसकी मौत हो गई। जिया राम का खौफ इस कदर था कि लोग घटना के बारे में बात करने से भी डरते थे। 250 तो उसने अपनी ज़ुबान से कही ये बात कि मैंने ये किया है, लेकिन पुलिस के हिसाब से जो मामला दर्ज था वो इसका 10% भी नहीं था, क्योंकि बात इज्जत की थी, लोग आए नहीं। तो 90 के दशक में जोधपुर और बाड़मेर, ये वो नाम था जिया राम, और जिया राम से ज़्यादा जो नाम था चोर जमाई राजा। खौफ हर तरफ था, हर घर में, खासतौर पर उन घरों में जहाँ पे नई नई शादी होती थी। और कहीं ना कहीं देखिए शादी का फिर और इस चोर जमाई राजा का ताल्लुक उन चीज़ों से भी है। जब आप बाल विवाह होता है उस वक्त, अब भी बहुत सारे इलाके हमारे देश में जहाँ कम उम्र में बच्चों की शादी कर दी जाती है, तो बच्चों की शादी कर दी जाती है, उसके बाद घर पे रखा जाता है। कई बार तो बालिग होने का इंतज़ार भी नहीं किया जाता, गौना कर दिया जाता है 14-14 साल की उम्र में। तो जब ये चीज़ें होती हैं तो फिर इंसानी दिमाग कितना ख़तरनाक है कि वो इन चीज़ों में से भी जुर्म निकाल लेता है, और उसे पता है कि वो जो करने जा रहा है, बहुत सारे लोग उसको जानने के बावजूद उसके खिलाफ केस नहीं करेंगे और वो आसानी से बरी हो जाएगा। अगर कायदे से देखें किसी शख्स के ऊपर 250 रेप का इल्ज़ाम हो तो उसके साथ क्या सलूक होगा, लेकिन यहाँ 250 रेप करने के बावजूद एक तरह से, क्योंकि उसने धोखा देकर किया, वो अपनी ज़िंदगी में ज़्यादातर आज़ाद ही रहा, और जब उसकी मौत हुई तब भी वो आज़ाद था। तो कैसे कैसे लोग और इंसानी दिमाग कैसा कैसा, सोच कर ही अजीब लगता है। तो कहानी में आज इतना ही, लेकिन पहले तो अपना वो